Hello, now we started to topic हाइपोकैलमिया। तो देखो अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। हाइपोनेट्रीमिया कर चुके हैं विच इज़ मीन्स डिक्रीज इन सोडियम कंसनट्रेशन एंड हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया मीन्स इंक्रीज इन सोडियम कंसनट्रेशन। नाउ इट इज हाइपोकैलमिया। हाइपो मीन्स डिक्रीज और कैलमिया मीन्स ऑब्वियसली बात हो रही है पोटेशियम की इन ब्लड और सीरम। ओके, देखो जब भी लास्ट में यूरिया वर्ड आता है जैसे नेट्यूरिया कैलियूरिया तो हम बात करते हैं यूरिन की, और लास्ट में अगर ईमिया वर्ड आता है किसी भी कैलमिया नेट्रीमिया या मैग्नीशियमिया, तो जब भी लास्ट में ईमिया वर्ड आता है तो बात कर रहे हैं हम सीरम की। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोकैलमिया मीन्स क्या है कि जो पोटेशियम का कंसनट्रेशन है वो कहाँ पे कम हो गया है, सीरम में। सीरम पोटेशियम कंसनट्रेशन डिक्रीज हो चुका है बिलो 3.5 मिलीमोल पर लीटर। अब नाउ इसमें क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। देखो इसमें वही है कि ज़्यादा पोटेशियम हम इनटेक कर रहे हैं, नहीं पोटेशियम इनटेक कम कर रहे हैं, पोटेशियम इनटेक हम कम कर रहे हैं, पहला रीज़न। दूसरा, हम जितना पोटेशियम ले रहे हैं वो क्या जा रहा है, लॉस में जा रहा है, मतलब सब किडनी के थ्रू बाहर जा रहा है। ठीक है, जैसे किडनी या किसी और के थ्रू जीआई ट्रैक से भी ये बाहर जा रहा है, जीआई ट्रैक। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या है, जो सेल होता है हमारा, हम पता है ना जब इंसुलिन जो होता है हमारे बॉडी में, जब इंसुलिन आता है तो इंसुलिन क्या करता है, पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट कर देता है, मतलब पोटेशियम सेल के अंदर चला जाता है, इसकी वजह से इंसुलिन की वजह से। इसलिए इंसुलिन जब भी हम किसी को देते हैं तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन मॉनिटर करते हैं हम, और पोटेशियम भी साथ में देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ताकि उसको हाइपोकैलेमिया ना हो जाए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का रिलेशन हम किससे लेते हैं, वाटर से। क्यों? क्योंकि किडनी में सोडियम और वाटर का अब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक दूसरे से बहुत ही डिपेंडेंट होता है। जितना ज़्यादा सोडियम अब्जॉर्ब होगा उतना ही ज़्यादा हमारे बॉडी में वाटर भी अब्जॉर्ब होता है, और सोडियम ज़्यादा एक्सक्रीट होता है किडनी में तो वाटर भी किडनी में एक्सक्रीट होता है। तो सोडियम का वाटर का रिलेशन हम ज़्यादा लेते हैं। डेफिनेशन जब हम हाइपोनेट्रीमिया हाइपरनेट्रीमिया की पढ़ते हैं तो हम वाटर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, पर जब हम बात पोटेशियम की कर रहे हैं तो पोटेशियम में हम क्या प्रायोरिटी देते हैं, इंसुलिन वो प्रायोरिटी देते हैं, मतलब पोटेशियम इनटू द सेल। ठीक है, शिफ्ट ऑफ पोटेशियम इनटू द सेल। दूसरा, एक्सेसिव लॉस, ज़्यादा लॉस हो रहा है। और तीसरा, इनटेक कम हो रहा है, इसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो हमारी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन मतलब हाइपोकैलेमिया क्या होता है, पोटेशियम का कंसनट्रेशन कम हो गया है 3.5 मिलीमोल पर लीटर। क्यों हो गया है ये तो मैंने बता ही दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया तीनों पॉइंट्स। नाउ सिम्टम्स। देखो जब भी बात माइल्ड की आती है तो ऑल सब में क्या आता है, आसिम्प्टोमेटिक, ऑलमोस्ट सभी में। तो अभी हमने सोडियम पढ़ा था, सोडियम में सब में माइल्ड में हमने क्या पढ़ा है, आसिम्प्टोमेटिक। तो सिम्टम कहाँ से शुरू आने, ऑफ्टन मतलब कभी कभार, ऐसा नहीं हमेशा, पर मोस्टली आसिम्प्टोमेटिक। ठीक, फिर बात करते हैं मॉडरेट की। मॉडरेट में पोटेशियम के कम होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, फटीग, मसल वीकनेस एंड मसल क्रैम्प। ठीक है, मसल वीकनेस होती है और मसल क्रैम्प। देखो पोटेशियम का जो होता है ना मसल के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है, मसल के साथ। तो हाइपोकैलेमिया में मसल वीकनेस देखने को मिलती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में पोटेशियम के मसल्स का मतलब वीकनेस हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम आते हैं सीवियर पे। तो सीवियर केसेस में हमें क्या देखने को मिलता है, फ्लैसिड पैरालिसिस। सीवियर में हमें क्या देखने को मिलता है, सीवियर में फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है, और रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस देखने को मिलती है। तो जो
रेस्पिरेटरी मसल्स होती है वो क्या हो चुकी है, वीक। देखो मसल्स की वीकनेस तो है ही, पर सीवियर केसेस में हमसे सीवियर क्यों बोल रहे, क्योंकि देखो रेस्पिरेटरी मसल्स कैन अंडरस्टैंड कि रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने वाली मसल, अगर यही वीक हो गई तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड रेस्पिरेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इसमें रेस्पिरेटरी मसल्स मतलब सीधे रेस्पिरेटरी मसल्स तक प्रॉब्लम आ गई, इसलिए सीवियर है रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस। और साथ में इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस भी देखने को मिलता है। पैरालिसिस दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पास्टिक, एक होता है फ्लैसिड। हमसे डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है। और हमें क्या चेंज देखने को मिल सकता है, तो पोटेशियम का और ईसीजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें होता है रोल, और पाल्पिटेशन होती है। पोटेशियम देखो हाइपोकैलेमिया जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, डेंजरस होता है बाकी कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ अरिथमिया। पोटेशियम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, किसके लिए, हार्ट के लिए। इसमें ईसीजी चेंजेस देखने को मिलता है, और साथ में मसल्स मसल्स वीक हो रही है, पैरालिसिस हो रहा है, मसल्स इन्वॉल्व हो रही है, पैरालिसिस मसल्स, फ्लैसिड पैरालिसिस मसल इन्वॉल्व। तो इंटरस्टिशियल पैरालिसिस सेम, स्मूथ मसल ऑफ इंटेस्टाइन आर अफेक्टेड सेम, तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल पैरालिसिस हो जाता है। तो साइंस में अरिथमिया है, ईसीजी चेंजेस है, और ईसीजी चेंजेस में यू वेव, फ्लैट टी वेव और ये इंटरस्टिशियल पैरालिसिस। तो ये क्या है हमारे साइन। नाउ टाइप्स। तो बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, पहला इनटेक कम किया है हमने, इनटेक कम हो रहा है, रिड्यूस इनटेक, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया। अब इनटेक कम क्यों है, बहुत कॉमन सी बात है, फास्टिंग होगी बहुत टाइम से, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, और माल न्यूट्रिशन, ढंग से उसे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहा, तो रिड्यूस इनटेक। ओके, नाउ इंक्रीज लॉस ज़्यादा है। अब लॉस का हमें पता है रूट क्या होगा, रेनल होगा या जीआईटी होगा, एक्स्ट्रा रेनल। तो रेनल में क्या क्या हो सकता है, लाइक किडनी से क्यों जा रहा है पोटेशियम बाहर, किडनी में एल्डोस्टेरोन जो होता है, एल्डोस्टेरोन ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप पे काम करता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम और मतलब ये क्या करता है, सोडियम को अब्सॉर्ब करता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ज़्यादा सोडियम अब्सॉर्ब हो रहा है किडनी में, ज़्यादा पोटेशियम एक्सक्रीट हो रहा है, फिर से हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। फिर हमारे पास डायरेटिक्स भी हो सकते हैं, और रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस मतलब एक हमारे पास पंप होता है किडनी में, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, दिस अंडरस्टैंड। तो हाइड्रोजन पोटेशियम पंप में अगर एसिडोसिस होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हाइड्रोजन और पोटेशियम की एक्सक्रीशन में अफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो जो हो जाएगी ज़्यादा, तो रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकता है। और डायरेटिक्स में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम जो है वो एक्सीट होता है। कौन से डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक, हमने लूप डायरेटिक के बारे में बार बार पढ़ते हैं। तो लूप डायरेटिक क्या करता है, सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन वाले पंप लूप ऑफ हैनले में जो होता है उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा, इसमें सोडियम भी ज़्यादा एक्सक्रीट होगा, क्लोरीन भी, तो तीनों के इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्टर्ब करता है। तो तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स में हम सोडियम में भी लिखते हैं, क्लोरीन में भी लिखेंगे और पोटेशियम में भी लिखते हैं लूप डायरेटिक्स। इंक्रीज लॉस, ठीक है। फिर वॉमिटिंग और डायरिया तो है ही, जीआई ट्रैक से अगर इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा एक्सीट हो रहे हैं तो दो ही रीज़न हो सकते हैं, वॉमिटिंग, दो ही ओपनिंग है ना हमारे पास एनल ओपनिंग है और माउथ की ओपनिंग है। तो एनल ओपनिंग से होगा तो
डायरिया, और माउथ की ओपनिंग से तो वॉमिटिंग। फिर हमने पढ़ा था पोटेशियम रीडिस्ट्रीब्यूशन, बार बार जिसमें पढ़ते कि जब हम इंसुलिन बॉडी में लेते हैं, इंसुलिन रिलीज़ होता है, तो जो पोटेशियम होता है वो सब सेल के अंदर शिफ्ट हो जाता है, सेल में चला जाता है, इंसुलिन एक्सेस। नेक्स्ट रीज़न इसमें है बीटा स्टिमुलेशन। बीटा रिसेप्टर होते हैं कहाँ पर, सेल के पास। तो जब भी बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया जाता है तो सेम मैकेनिज्म होता है, पोटेशियम ज़्यादा इनटेक होने लगता है, ठीक है। और एक एल्कलॉसिस भी है। ओके, तो अब हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो टाइप्स हमने डेफिनेशन के हिसाब से डिवाइड करे हैं, वही रिड्यूस इनटेक, इंक्रीज लॉस और पोटेशियम रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में सारे की सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में क्या देखता हम, सीरम। तो सीरम में पोटेशियम देखेंगे, ऑब्वियसली हम पोटेशियम की बात कर रहे थे, तो सीरम का पोटेशियम हमारे पास कम मिलेगा, लेस देन 3.5 मिलीमोल पर लीटर। और साथ में हम क्या देखेंगे, क्लिनिकल सिम्टम्स। तो हम बताएंगे कि हाइपोकैलेमिया हुआ है। साथ में हम क्या देखते हैं, ईसीजी की अबनॉर्मलिटी, बिकॉज मैंने कहा ना कि पोटेशियम का और ईसीजी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, और कैल्शियम का भी होता है। तो पोटेशियम में ईसीजी अबनॉर्मलिटी देखेंगे। ईसीजी अबनॉर्मलिटी में क्या आती है, एसटी सेगमेंट का फ्लैट हो जाना और यू वेव का अपीयर होना। आपको ये बहुत मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। बस इसमें कह रहे कि हाइपोकैलेमिया दो तरह के हो सकते हैं, ट्रू हाइपोकैलेमिया, एक सुडो। सुडो मतलब छूटा, ऐसा लग रहा है कि सिम्टम्स देखे कि उसे हाइपोकैलेमिया है पर उसे हुआ नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, हिस्ट्री चेक करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसे हाइपोकैलेमिया क्यों हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम उसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। और देखो अगर ट्रांससेलुलर शिफ्ट है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ट्रांससेलुलर शिफ्ट क्या होता है, इंसुलिन की वजह से, तो उसके हिसाब से देखेंगे। फिर हम यूरिन भी देखेंगे। यूरिन क्यों देखते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें किडनी इन्वॉल्व है या नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन में हम यूरिन को भी चेक करते हैं ताकि किडनी को कंफर्म कर सकें। तो हम यूरिन भी देखेंगे, और साथ में हम क्या देखेंगे, हम एसिड बेस स्टेटस, क्योंकि हमें पता है ना कि इसमें एल्कोलॉसिस की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम एसिड बेस स्टेटस को भी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें बस थोड़ा सा है कि किडनी का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे यूरिन की वजह से, और एसिड बेस स्टेटस को देखेंगे। तो वही हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में आ गया कि इन्वेस्टिगेशन में हमने सीरम का पोटेशियम देखा, यूरिन का पोटेशियम देखा, एसिड बेस बैलेंस देखा, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्लाज्मा मैग्नीशियम। क्यों, क्योंकि देखो जब मैग्नीशियम कम होता है ना, तो हाइपोकैलेमिया उसके साथ को एग्जिट करता है, साथ साथ होता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो पोटेशियम की अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अगर मैग्नीशियम कम होगा तो पोटेशियम की भी अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी बॉडी में, इसलिए हाइपोमैग्नीशियमिया के साथ साथ हाइपोकैलेमिया होता है। तो जब तक आप मैग्नीशियम को ठीक नहीं करोगे बॉडी में, तब तक आप पोटेशियम को भी ठीक नहीं कर सकते बॉडी में, क्योंकि मैग्नीशियम क्या कर रहा है, पोटेशियम के अब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है। तो हमने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करी, सीरम का पोटेशियम, यूरिन का, ताकि हम चेक कर सकें किडनी की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, एसिड बेस बैलेंस, ताकि हम एल्कलॉसिस और एसिडोसिस देख सकें, ठीक है। इसमें भी क्यों, क्योंकि इसमें सेल ट्रांससेलुलर शिफ्ट आ रहा है। ट्रांससेलुलर अंडरस्टैंड ना, कि इसमें सेल के अंदर पोटेशियम जो है वो जा रहे हैं, इसलिए ब्लड में कम हो रहा है। और नेक्स्ट चेक करेंगे हम हाइपोमैग्नीसीमिया। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो देखो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसमें हमें क्या करना है, पोटेशियम की कमी है, एक्यूट मतलब जस्ट अभी अभी बात हुई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, एक्यूट और सिम्टोमेटिक पेशेंट में ही मैनेजमेंट करते हैं, ये बात तो मैंने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स में बोला है। तो सिम्टोमेटिक है तो हम क्या देंगे उसे, पोटेशियम की कमी है तो आईवी पोटेशियम देंगे।
पोटेशियम किस फॉर्म में देते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। और हमेशा याद रखना है कि पोटेशियम का ईसीजी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, तो ईसीजी मॉनिटरिंग भी करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या देखें? पोटेशियम क्लोराइड। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक की। तो क्रॉनिक में क्या करेंगे? देखो, क्रॉनिक में भी सेम उसे पोटेशियम सप्लीमेंट देंगे। किस फॉर्म में देते हैं? पोटेशियम क्लोराइड बहुत कॉमन है पोटेशियम क्लोराइड में। ठीक है, और साथ में आप समझने की कोशिश करें, क्रॉनिक है तो उसका मतलब उसे एक्यूट में जैसे अभी अभी प्रॉब्लम हुई है। क्रॉनिक मतलब साथ में कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसको इतने लंबे समय से पोटेशियम की प्रॉब्लम हो रही है। तो हो सकता है कि एल्डोस्टेरोन उसकी बॉडी में ज़्यादा है। तो अभी मैं पता है ना कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है? किडनी में सोडियम पोटेशियम पंप को अफेक्ट करता है, जिसके कारण ज़्यादा पोटेशियम का लॉस होता है। पोटेशियम का लॉस ज़्यादा होगा। ये किस पे काम कर रहा है? किडनी में। तो बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम है, तो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ना, कोई हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म। और सेकेंड डायरेटिक्स ले रहा है, तो डायरेटिक्स की हमने बात की थी कि सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन पंप पे काम करती है। ये कहाँ पर होता है? लूप ऑफ हेनले में। और लूप ऑफ हेनले कहाँ है? हमारी किडनी में। और ये क्या है? ड्रग है। ठीक है, डायरेटिक्स क्या होती है? मेडिसिन। तो इसको लेने से क्या होता है? पेशेंट की बॉडी में पोटेशियम कम हो जाता है, सोडियम भी कम हो जाता है, क्लोरीन भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको हाइपोकैलेमिया हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा? उसकी दवाई को बंद करवाना होगा, डिसकंटिन्यू। यही क्या होगा? हमारा मैनेजमेंट। थैंक यू गाइस, कीप स्टडिंग।